बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। जो इंसान आग से बच गया और जन्नत में दाखिल हो गया वो कामयाब हो गया। सदाक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको एजुकेशनल जो रिसर्च है उसके हवाले से ये आपका पीरियड है और इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जो रिसर्च होती है ये हमने फील्ड में जाके कैसे करनी होती है, क्योंकि एक रिसर्च वो है जो थ्योरेटिकल है, जो कि आपने सिर्फ अभी पढ़ी है। इससे पहले मैंने जितने भी लेक्चर दिए हैं उसमें मैंने आमतौर पर आपको ये बताया कि रिसर्च क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो क्या होते हैं, सैम्पलिंग क्या होती है, पॉपुलेशन क्या है, और इसके अलावा इसके अंदर जो डेटा एनालिसिस होता है वो क्या है, इसका थीम क्या है, एपीए क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आज जो मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ ये बेसिकली थ्योरेटिकल वर्क नहीं है, बल्कि इट इज़ अ प्रैक्टिकल जॉब। ये प्रैक्टिकल काम है आज, ठीक है। प्रैक्टिकल कैसे है कि देखें जी कि हम लोग फ़र्ज़ करेंगे एक वक्त आएगा, बल्कि आया हुआ है कि हमने थीसिस लिखना है, हमने प्रोजेक्ट लिखना है। हमने मिसाल के तौर पर जिस वक्त थीसिस या प्रोजेक्ट लिखना है तो उसके लिए हमें कोई एक जो रिसर्च है उसको अडॉप्ट करना पड़ता है, यानी कि वन डायमेंशन ऑफ द रिसर्च वी हैव टू अडॉप्ट। कोई एक जो उसको हमें अडॉप्ट करना पड़ता है। वो एक क्या हो सकता है मिसाल के तौर पे, यानी कि या तो हमें यानी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च लेना होती है, या फिर हमें एक्शन रिसर्च लेना होती है, या फिर हमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च लेना होती है, या फिर हमें हिस्टोरिकल रिसर्च लेना होती है। कोई भी यानी कि हमें एक रिसर्च का जो स्टाइल होता है वो हमें लेना पड़ता है, जो उसका एक डायमेंशन है, उसका एक पैराडाइम है वो हमें लेना होता है। उस पैराडाइम, वो पैराडाइम क्या होता है बेसिकली, वो बेसिकली ए सीरीज़ ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि हमने लेना होता है। और जब वो लेना होता है तो उसके मुताबिक फिर आगे क्या करना, आगे हमने रिसर्च वगैरह करनी होती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम रिसर्च अमली तौर पर कहाँ से स्टार्ट करें, रिसर्च हम अमली तौर पर कहाँ से स्टार्ट करें। इस हवाले से मैं चंद बातें आपसे अर्ज़ करूँगा, बयान करूँगा। आपने इनको याद भी करना है, नोट भी करना है। देखें बच्चों कि बेसिकली देयर आर टू मेन एंड पॉपुलर एरियाज ऑफ रिसर्च। नंबर वन इज डिस्क्रिप्टिव, descriptive research, and the second one is experimental research. बच्चों these are common paradigms of research. They are oftenly used. जब ये oftenly used है particularly in education। वैसे तो साइंटिफिक रिसर्च भी होती है जो साइंस के मैदान में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये वो रिसर्च है that is very important at educational level. If you are doing MPhil education, PhD education, MA education, B.Ed एंड एनी एजुकेशनल डिग्री, उसके लिए मैट वगैरह, उसके लिए आप यानी कि इन दोनों में से कोई एक इंतखाब करें तो ये आपके लिए ज़्यादा आसान भी और बेहतर भी है। अब इन दोनों का जो अंदर का मैसेज है, इन दोनों का जो अंदर का सिस्टम है उसको थोड़ा सा आप समझ लें, फिर मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगी, ठीक है। तो जिस वक्त क्योंकि इसका तरीका है, ये भी रिसर्च है, ये भी रिसर्च है, बट बोथ मैटर्स आर डिफरेंट। इन दोनों के तरीके मुख्तलिफ हैं। इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है, देयर आर डिफरेंट सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसका भी मुख्तलिफ है और इसका भी मुख्तलिफ है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। इससे पहले मुझे याद है कि मैंने रिसर्च पे आपको काफ़ी लेक्चर्स दिए हैं। आपसे जो पिछली एमए की क्लास थी उनको भी मैंने एजुकेशन रिसर्च पे काफ़ी लेक्चर्स दिए थे, और आपको एक मेरा लेक्चर दिया गया तो मुझे ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा, और मेरा ख्याल है कि आप में से जिसने सुना था उनको भी ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। 28 रमज़ान को
2 घंटे और 46 मिनट का रिसर्च पे लेक्चर। रमज़ान शरीफ के अंदर ये जो अभी रिसेंटली रमज़ान गुजरा है, इसका 28वां रोज़ा था, 28वां या 29वां, मेरा हर 28वां था, 28वां रोज़ा था। और उस दिन मैंने आपको 2 घंटे तकरीबन 46 मिनट का लेक्चर दिया था सिर्फ रिसर्च के ऊपर। आप लोगों ने उस लेक्चर को ज़रूर सुनना है। उस लेक्चर को वो इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप उसको गौर से सुन लेंगे तो छोटे मोटे जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं अबाउट रिसर्च, जो छोटे मोटे मसाइल होते हैं रिसर्च के बारे में, वो सारे आपको भूल जाएंगे, ठीक है, और क्लियर हो जाएंगे। जो पहले से हैं वो भूल जाएंगे और जो मसाइल मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो क्लियर हो जाएंगी। तो लिहाजा उसको भी आपने लाजमी सुनते रहना है। तो बच्चों, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। आप एक ऐसे टॉपिक का इंतखाब करते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। आप कहते हैं कि ये मेरा टॉपिक है और मैंने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करनी है, ठीक है, मैं कैसे करूँगा? उसके लिए अजीज़ तलबा व तालिबात बड़ा आसान सा फार्मूला है। उस रिसर्च के करने के लिए आपने मेरी चंद बातें गौर से सुननी हैं। और मैं ये चाह रहा हूँ कि आज आपको ना ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में पहले बताऊँ, फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में अगर टाइम हुआ तो फिर बाद में बता दूँगा। एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है इसके हवाले से मैं बताना चाहता हूँ आपको, और वो बच्चों ये है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है बेसिकली दिस इज़ बेसिकली ये एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज से गुजर के होती है। अगर मैं ये कहूँ कि इसमें जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो तजर्बात की शक्ल में हमारे सामने आती हैं। हम तजर्बात करते हैं बच्चों के ऊपर, किसी चीज़ का तजर्बा करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों के ऊपर। जी मिसाल के तौर पे एक जगह है, वहाँ से पानी जा रहा है, बहुत ज़्यादा है, गुजर है। हम तजर्बा करेंगे कि क्या इस पानी से हम बगैर किसी की मदद के गुजर जाएंगे। हम आस्ता आस्ता कदम रखेंगे, जैसे पानी ज़्यादा गहरा हो जाएगा वापस आ जाएंगे, नहीं पानी से नदी में ज़्यादा है, हम वो तजर्बा नहीं करेंगे। तो इसको फिर हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे जी हम कोई गाड़ी वगैरह या 2-3 बंदे हम पकड़ के इस नदी को पार करते हैं, इस नदी को पार करते हैं, या इस जो कस्सी होती है जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, या नाला भी आप कह सकते हैं, इसको पार करेंगे। फिर हम 4-5 लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के फिर जैसे दरम्यान में पहुँचते हैं, पता चलता है कि नहीं आगे पानी तो बहुत ज़्यादा हो गया, हम वहाँ से पीछे आ जाते हैं। तो ये क्या है, ये तजर्बा हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तजर्बा कर रहे हैं। एजुकेशन में किसी भी मसले के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी न्यू इंट्रोडक्शन के हवाले से जब हम तजर्बा करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो सारे का सारा हमारी एक एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है उसका हिस्सा बन जाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको अगर एजुकेशन के हवाले से बात करूं, तो अगर फ़र्ज़ करें स्कूल में हमने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है, और वो जो नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है उस पर वो हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो मिसाल के तौर पर उस किस हद तक यानी कि उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। क्या बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? क्या बच्चे पहले से ज़्यादा जो तवज्जो के साथ पढ़ना शुरू हो गए कि नहीं हो गए? तो हमने एक मशीन का तजर्बा किया और हमें बच्चों के बारे में पता चल गया। तो जो तजर्बा होता है इसको हम जब सिस्टमेटिकली तरीके से करते हैं, थ्रू प्रॉपर रिकॉर्ड करते हैं, थ्रू प्रॉपर क्वेश्चनेयर करते हैं, थ्रू प्रॉपर रिसर्च स्टेप्स के करते हैं, तो फिर वो जो है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बन जाती है। मिसाल के तौर पर एक छोटा सा टॉपिक अभी मैं लूँगा, यानी कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन टीचिंग ऑन द परफॉर्मेंस या ऑन द अचीवमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स एट सेकेंडरी लेवल। मकसद ये है कि अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लासें लेते रहे हैं उन पे असरात कैसे हो गए, या इससे भी एक और मैं आसान आपके सामने अभी शेयर करता हूँ, इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टीचिंग एड्स ऑन द अचीवमेंट्स ऑफ स्टूडेंट एट सेकेंडरी लेवल। ये एक टॉपिक है फ़र्ज़ करें। इसमें ये होगा कि हम क्लास के अंदर जब इलेक्ट्रॉनिक टीचिंग एड इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से बच्चों की लर्निंग पर क्या असरात हुए। अभी मैं इसी बात को लेके आगे चलता हूँ ताकि आपको ज़रा आसानी के साथ समझ आ जाए, ठीक है। तो ये नहीं कि टॉपिक मेरा क्या बन गया,
टॉपिक मेरा बन गया इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टीचिंग एड्स on the achievements of the students at secondary level. Impact of electronic teaching aids on the achievements of the students at secondary level. Dear students, it is a topic of our research thesis project dissertation. इसमें यह है कि जो इलेक्ट्रॉनिक टीचिंग एड्स हैं उनका बच्चों की जो अचीवमेंट्स हैं उस पर उसके क्या असरात हैं. One fact must be remembered, must be kept in your mind कि जो इम्पैक्ट है इसका तल्लुक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से है और जो लफ्ज़ इफेक्ट है या इफेक्टिवनेस है उसका तल्लुक आमतौर पर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से है. जब आपने इम्पैक्ट देना है तो फिर आपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का जो डिज़ाइन है, जो पैराडाइम है, इसको यूज़ करना है रिसर्च का. ठीक है. अच्छा, अब आपने क्या करना है, इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टीचिंग एड्स ऑन द अचीवमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स एट सेकेंडरी लेवल. ठीक हो गया. अब आपने इलेक्ट्रॉनिक टीचिंग एड जो है ये आपका बेसिकली वेरिएबल भी है, ये आपका वेरिएबल भी है. अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक टीचिंग एड है ये आपका वेरिएबल है. अब आपने इसका तजर्बा करना है. क्या करना, आपने तजर्बा करना है. किस पे तजर्बा करना है, स्टूडेंट्स के ऊपर करना है. अब आपने करना क्या है, इसके बाद तजर्बा करना है. उसके लिए तरीकाकार क्या है वो भी सुन लें गौर से. मैं देखूँ कि आपको नज़र सही आ रहा है. यस, यू कैन सी इजीली ऑन द वाइट बोर्ड एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल. ओके. द अचीवमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स एट सेकेंडरी लेवल. सबसे पहले आपने किसी स्कूल को मुंतखब करना है. बच्चों, कोई भी स्कूल हो सकता है. याद रखिएगा, ज़िला के कई स्कूल भी हो सकते हैं, तहसील के कई हो सकते हैं, लेकिन दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज़ कंसीडर्ड वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी लो लेवल. यानी कि आप इसको जितना भी लो लेवल पे रखेंगे आपके लिए आसानी होगी, वरना ये काम बढ़ता जाएगा और बहुत ज़्यादा फैल जाएगा. उसको आगे जाके कंबाइन करना आपके लिए मुश्किल होगा. आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि जो स्कूल है किसी एक स्कूल का नाम ले लें. मिसाल के तौर पर कोई भी एक स्कूल का हम नाम ले लेते हैं, बिम्बर का. फर्ज करें बिम्बर का क्या लेंगे जी आप, हमने स्कूल का नाम लिख लिया दी लर्नर्स. स्कूल दी लर्नर आपने स्कूल का नाम लिख दिया. आगे बच्चों आपने क्लास लेनी है. आप क्लास 9th ले लें. क्या करें, क्लास 9th. बच्चों, क्लास जो 9th है, इस 9th क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो आप इनके 2 ग्रुप बना लें. एक का नाम रखें ग्रुप 1 और दूसरे का नाम आ जाएगा ग्रुप 2. ग्रुप 1 और ग्रुप 2 2 ग्रुप हो जाएंगे. ठीक है. 9th क्लास है. अब ग्रुप 1 में कितने बच्चे आगे 15 और ग्रुप 2 में कितने आगे बचे 15.
इन बच्चों के आपने नाम लिखने हैं विद नेम्स। मैं इनका लिखने चले बमा नाम लिख लेता हूँ, आपको याद रहे, यानी कि जगह है विद नेम्स। आपने उन 15 बच्चों के नाम ही लिखने हैं, ठीक है, 15 बच्चों के आपने नाम लिखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, वो पता है आपको क्या होती है? वो होती है इनके 2 ग्रुप बनाना। ये जो आपने पहला ग्रुप बनाए हैं इसका नाम रख लें कंट्रोल ग्रुप। क्या नाम है इसका? कंट्रोल ग्रुप। और ये दूसरा ग्रुप है, इसका नाम रख लें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। इस बच्चों ग्रुप का क्या नाम रखेंगे? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। पहले का नाम है कंट्रोल ग्रुप और दूसरे का नाम है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। पहले का क्या नाम है? कंट्रोल ग्रुप और दूसरे का क्या नाम है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप, इसके बाद जब आपने ग्रुप बना लिए, 15 इधर बच्चे हो गए, 15 इधर बच्चे हो गए, इसको आपने नाम दे दिया कंट्रोल ग्रुप का, इसको नाम दे दिया आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का। आपने अभी क्या करना है? आपने इन दोनों के टेस्ट लेने हैं। उन टेस्ट का नाम होगा प्री टेस्ट। क्या नाम होगा? प्री टेस्ट। आपने इनका एक टेस्ट लेना है। मिसाल के तौर पर, यानी कि आप साइंस का सब्जेक्ट रखें तो ज़्यादा बेहतर है, वैसे आप इंग्लिश का भी ले सकते हैं, उर्दू का भी सॉरी साइंस का सब्जेक्ट आप ले लें, ठीक है। तो साइंस के सब्जेक्ट का आप टेस्ट लें, 15 मिसाल के तौर पर यानी कि बच्चों का, और 15 यानी जो दूसरा ग्रुप है, दोनों का आप यानी टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। उसका नाम होगा प्री टेस्ट। क्या नाम होगा? प्री टेस्ट। उसके बाद आपने 7 डेज तक, उसके बाद आपने इनका जब आपने टेस्ट लिया उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए तीसरे चैप्टर में, जहाँ पर दूसरे चैप्टर में यहाँ पर होता है रिव्यू ऑफ द रिलेटेड लिटरेचर में भी इसका रिकॉर्ड होना चाहिए, और चौथे चैप्टर में भी यहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, वहाँ भी रिकॉर्ड होना चाहिए। अच्छा, जब आपने यानी कि इनका 15 बच्चों के नाम भी लिख लिए, उनका टेस्ट भी ले लिया, 7 दिन के बाद 7 दिन आपने पढ़ाना है। किनको पढ़ाना है? ग्रुप जो 1 है, जो कंट्रोल ग्रुप होगा, इसको पुराने तरीके से पढ़ाना है। जो ग्रुप 2 है, इसको आपने टीचिंग एड का इस्तेमाल करते हुए पढ़ाना है। और इलेक्ट्रॉनिक टीचिंग एड्स में क्या क्या आ जाएगा आमतौर पे? इसमें आपका कंप्यूटर भी आ जाता है, इसमें मल्टीमीडिया भी आ जाता है, इसमें आपका जो मोबाइल है ये भी आ जाता है, यूट्यूब वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है ना। तो आपने उन चीज़ों की मदद से इन्हें पढ़ाना है। इनको आपने सादा सिर्फ किताब लेके उधर से पढ़ा देना जिस तरह पहले तरीके से पढ़ते हैं। इनको आपने ज़रा फ़र्ज़ करें सोलर सिस्टम है, फ़र्ज़ करें एनिमल सेल, प्लांट सेल है, तो आपने वहाँ पर उनकी यूट्यूब से वीडियो वगैरह दिखानी है बच्चों को। चाहे आपको मल्टीमीडिया लगा के प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, उसके ज़रिए जिस चीज़ के ज़रिए मर्जी भी आप इनको लगा के दे सकते हैं। 7 दिन के बाद आपने दोबारा टेस्ट लेना है, यानी कि 7 दिन के बाद वो जो टेस्ट होगा ना, वो अभी वो प्री टेस्ट नहीं होगा, वो वैसे टेस्ट होगा। 7 दिन के बाद आपने इनका टेस्ट लेना है और 7 दिन के बाद आपने इनका टेस्ट लेना है। फिर आपने 7 अगले दिन इनको पढ़ाना है उसी तरीके से, फिर आपने इनका टेस्ट लेना है और इनका भी लेना है। फिर 7 दिन के बाद आपने इनको उसी तरीके से पढ़ाना और इनको भी उसी तरीके से। इन तीनों को आपने जब पढ़ा देना है तो आपने इनका भी डेटा अपने पास इकट्ठा करना है और इनका भी इकट्ठा करना है। उसके बाद फाइनल इनका एक और टेस्ट लेना है आपने, जिसको आप नाम देंगे पोस्ट टेस्ट। क्या नाम देंगे? पोस्ट टेस्ट। वो जो पोस्ट टेस्ट होगा वो उम्मीद है कि इससे इनकी जगह टोटली डिफरेंट होगा। इन बच्चों ने ज़्यादा लर्न किया होगा, इन बच्चों ने कम किया होगा, इनकी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होगी, इनकी कम होगी, इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, इनका कम होगा। ये सारी चीज़ें लिखनी हैं और ये आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है इन मुख्तसर अल्फाज के अंदर। मुझे उम्मीद है कि जिस वक्त यानी कि आपने पोस्ट टेस्ट ले लिया, उसका रिजल्ट आपने बना लिया, उस रिजल्ट को भी आपने शो करना है। जो पहले 3 आपने टेस्ट लिए हैं उनको भी शो करना है। चौथा रिजल्ट जो पोस्ट टेस्ट वाला ये बताएगा कि इन बच्चों जिनको टीचिंग इलेक्ट्रॉनिक टीचिंग एड्स के जरिए पढ़ाया गया उन पर कितने अच्छे असरात पड़े, जिनको उनके बगैर पढ़ाया गया उन पर कितने यानी कि वो कि जैसे थे वैसे ही रहे। तो वो सारी चीज़ें आपने रिसर्च में लिखनी हैं बच्चों। ये था आज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च।
अब दो अगला लेक्चर होगा वो होगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के ऊपर, तो उसको आपने कैसे करना है इसका मैंने आपको प्रोसेस तरीकाकार प्रोसीजर बता दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की समझ आ चुकी होगी, और अगर नहीं आई मेरा ख्याल है कि अभी इसमें तो कोई चीज़ नहीं है। मैं एक बार फिर ज़रा मोटा मोटा रिपीट कर देता हूँ, सुने ज़रा गौर से। आप जिस वक्त एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे काम करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में दो ग्रुप बनाए जाते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप होता है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। अच्छा, यानी कि समझ लें कि ये सिर्फ इसी के अंदर बनाए जाते हैं, देयर इज नो एनी स्पेस फॉर इन एनी अदर ग्रुप। अच्छा, कंट्रोल ग्रुप बना लिया और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बना लिया। जब ग्रुप बन गए उनका फिर एक टेस्ट लिया जाता है, उस टेस्ट का नाम होता है प्री टेस्ट। फिर आप उन बच्चों के ऊपर वो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जो आप करना चाह रहे होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए बच्चों को पढ़ाना। आप उनको पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, फिर आप 7 दिन के बाद टेस्ट ले लेंगे, उसका रिकॉर्ड अपने पास रख लेंगे। अलग से शीट के ऊपर, एक तो थीसिस के अंदर है ना, अलग से शीट के ऊपर भी रखा जा सकता है। अलग से शीट पे रखें, उसके बाद आप यानी कि अपने थीसिस में लेके आए। फिर 7 दिन के बाद दूसरा टेस्ट लेंगे, उसको भी उधर रखें। फिर 7 दिन के बाद तीसरा टेस्ट लेंगे, उसको भी रिकॉर्ड में रखें। अब आप फ़र्क फील कर रहे होंगे कि बच्चों के अंदर वाकई बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। आप उनका फिर एक पोस्ट टेस्ट लेंगे, प्री पहले होता है, पोस्ट एंड पे होता है, वो लेके उनका भी अपने पास रिकॉर्ड रखेंगे। एंड यू विल फाइंड कि उसके अंदर बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है। वो इंप्रूवमेंट के हवाले से आपने बातचीत करनी है, वहाँ पर फिर बताने कि हमने पहला टेस्ट लिया तो उसका रिजल्ट क्या आया, दूसरा लिया तो क्या आया, तीसरा आया तो क्या हुआ, पोस्ट टेस्ट लिया तो क्या आया, और हमने उनका रिजल्ट क्यों ज़्यादा बेहतर है। इन चीज़ों के जवाब देने होते हैं कि ज़ाहिर हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल की जिसकी वजह से। तो बच्चों इस तरह यानी कि आप ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मुकम्मल कर सकते हैं। तो इसको ज़रा ज़रूर देखिएगा बार बार, ताकि आपको ये समझ आ जाए। अगला जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के ऊपर होगा कि उसको हमने कैसे करना अमली तौर पे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।